Hello and welcome to our YouTube channel Learn with Wafa. Dear friends and dear aspirants, I welcome you once again in today's video lecture. आज के इस लेक्चर में बात करेंगे हम इन्फ्लेशन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स, यानी इन्फ्लेशन के जो इफ़ेक्ट्स हैं किन किन सेक्शंस पर ये इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं. अभी तक हमने बात की है इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन के टाइप्स के बारे में और जो मेजर टर्म्स हैं इन्फ्लेशन के रिलेटेड उन टर्म्स के बारे में हमने अभी तक बात की है. लेकिन इससे पहले मैं ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी तक जिन फ्रेंड्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो अभी नए आए हैं, नए देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. और फ्रेंड्स मेरी और एक भी गुजारिश है कि कुछ फ्रेंड्स हमें कॉल करके बोलते हैं, या कुछ फ्रेंड्स हमें पता चला है कि कुछ फ्रेंड्स हमारे जो हैं, कुछ सब्सक्राइबर जो हैं, वो हमारे वीडियोस को यूट्यूब पे डाउनलोड करते हैं. तो फ्रेंड्स आप लोगों से एक गुजारिश है कि ये जो आप वीडियोस डाउनलोड करते हैं इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि यूट्यूब की एक पॉलिसी होती है कि आपके एक लिमिट होता है सब्सक्राइबर्स का और वॉच टाइम आवर्स का, कि आपकी चैनल को कितनी देर तक देखा जाता है, तो उसका एक लिमिट होता है. लेकिन फ्रेंड्स आप क्या करते हैं, जब आप डाउनलोड करते हैं वीडियोस तो उस चीज़ से हमें नुकसान होता है. आप लाइव यूट्यूब पे नहीं देखते हैं वीडियो डाउनलोड करके फिर देखते हैं, तो उस चीज़ से हमारा वॉच टाइम जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता और हमारे चैनल को ग्रो होने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है. तो फ्रेंड्स जिस तरह से हम आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी हेल्प करें इस चैनल को ग्रो करने में. आप हमारे वीडियोस प्लीज़ डाउनलोड ना करें, आप खाली देखें, यूट्यूब पे लाइव देखें वीडियोस हमारे जो हम अपलोड करते हैं वो सारे यूट्यूब पे ही देखें, डाउनलोड ना करें, क्यों, ताकि हमारा भी इस वजह से नुकसान ना हो. तो फ्रेंड्स आज जो हम वीडियो लेक्चर आपके सामने ला रहे हैं उसका नाम है इन्फ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट्स. सो हियर वी गो. तो ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट्स. नाउ वी विल सी द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी में हमारी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं और उन सेक्शंस पे डिफरेंट इफेक्ट्स पड़ते हैं इन्फ्लेशन के. इन्फ्लेशन का एक ही इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि मुख्तलिफ सेक्शंस जो हैं वो डिफरेंटली इफेक्ट होते हैं इस इन्फ्लेशन की वजह से. तो सबसे पहला सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी का वो है क्रेडिटर्स एंड डेटर्स. ठीक है, क्रेडिटर्स कौन होते हैं और डेटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो किसी को कर्जा देते हैं और डेटर्स वो लोग होते हैं जो कर्जा लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को दिया 10,000 रुपीज़, तो आप क्रेडिटर बने और जिसको आपने दिया वो डेटर बना. ठीक है, तो क्रेडिटर देने वाला होता है और डेटर जो है वो कर्जा लेने वाला होता है. अब इन क्रेडिटर्स और डेटर्स को कैसे इस इन्फ्लेशन की वजह से कौन सा इफेक्ट पड़ता है, वेदर दे आर पॉजिटिवली अफेक्टेड और नेगेटिवली अफेक्टेड, कैसा असर पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है इन पर या नेगेटिव, ये हम देखने की कोशिश करेंगे. तो इन्फ्लेशन के दौरान अगर हम क्रेडिटर्स की बात करें, creditors lose because they receive in effect less in goods and services than if they had received the repayments during a period of low prices. देखिए क्रेडिटर्स के साथ क्या होता है, क्रेडिटर्स लूज करते हैं. जो कर्जा देने वाले होते हैं उनका नुकसान होता है इन्फ्लेशन में. ठीक है, क्यों? जब फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपये आज किसी को कर्जा दिए, ठीक है, इन 10,000 रुपीज में फॉर एग्जाम्पल आप 50 गैस सिलेंडर्स ला सकते थे. ठीक है, लेकिन जब 1 साल के बाद वो आपको ये पैसे वापस देता है, उस टाइम इन्फ्लेशन हुई होती है, उस टाइम राइज इन प्राइसेस हुआ होता है, तो उस टाइम 1 साल के बाद आप 50 गैस सिलेंडर्स के बदले 40 गैस सिलेंडर्स ही ये खरीद पाओगे इन 10,000 से. ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जब इस टाइम पे आप 50 खरीद सकते थे गैस सिलेंडर्स 10,000 रुपीज में, लेकिन 1 साल के बाद आप 40 ही खरीद पाओगे, तो इससे आपका नुकसान हो गया. ठीक है, तो क्रेडिटर्स जो है उनका नुकसान होता है इन्फ्लेशन की वजह से, बिकॉज फ्यूचर में जब इन्फ्लेशन होती है तो मनी का वैल्यू डिक्रीज होता है, लेकिन उसको फिर से वही 10,000 मिलते हैं जो इसने 1 साल पहले दिए थे. ठीक है, और जब इन्फ्लेशन 1 साल बाद होती है
तो मनी का वैल्यू डिक्रीज होता है, लेकिन मनी का वैल्यू डिक्रीज होने के बावजूद भी उसको वही 10,000 मिलते हैं जो इसने दिए थे। ठीक है, तो इस तरह से क्रेडिटर्स जो होते हैं उनका लॉस हो जाता है, उनका बहुत नुकसान हो जाता है इन्फ्लेशन में। ठीक है, तो एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गेन्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिवली अफेक्टेड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के दौरान किस पर नेगेटिव असर पड़ता है, क्रेडिटर पर, डेटर पर, या कोई और ऑप्शंस होंगे। तो आपको पता है क्रेडिटर पर एक बुरा नुकसान पड़ता है, एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो लूज करते हैं, क्योंकि उनका नुकसान हो जाता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। अब अगर हम डेटर्स की बात करें, ठीक है, तो डेटर्स जो है ये वो ग्रुप है जो गेन करता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, इनको इन्फ्लेशन के वक्त गेन होता है, इनका फायदा होता है इन्फ्लेशन के वक्त। जो कर्जे वाले होते हैं, जिन्हें कर्जा लिया होता है, सिंस दे रिपे देयर डेट्स इन करेंसी दैट हैज लॉस्ट इट्स वैल्यू, दैट्स द सेम करेंसी यूनिट विल नाउ बाय लेस गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो डेटर्स होते हैं, ये इन्होंने अगर 1 साल पहले कर्जा लिया है, जब ये 1 साल बाद वापस चुकाते हैं कर्जा, तो उस टाइम उस करेंसी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुआ होता है, और ये करेंसी अब कुछ ही गुड्स एंड सर्विसेज बाई कर सकती है। ठीक है, तो ये वो करेंसी पे बैक करते हैं जिसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुआ होता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, तो जब इन्होंने 10,000 1 साल पहले लिए थे, 1 साल के बाद इस 10,000 का वैल्यू उतना नहीं रहा जितना 1 साल पहले था, तो इनको मनी के लिहाज से उतना वैल्यू पे नहीं करना पड़ता है जितना इन्होंने 1 साल पहले वैल्यू लिया था। ठीक है, 1 साल पहले इस 10,000 का वैल्यू बहुत था, लेकिन 1 साल या 2 साल बाद इस 10,000 का वैल्यू कम हो जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो डेटर्स जो है उनका फायदा होता है इन्फ्लेशन के दौरान, और क्रेडिटर्स जो है उनका नुकसान होता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इसके बाद दूसरा ग्रुप हम देखेंगे प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स जो इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, एंड वर्कर्स जो लेबरर्स होते हैं, जो काम करते हैं इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, जो इनकी हेल्प करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो गेन करते हैं यूजुअली। ठीक है, प्रोड्यूसर्स आर पॉजिटिवली अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। प्रोड्यूसर्स पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब हायर प्राइसेस होते हैं तो प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके प्रॉफिट्स में इजाफा होता है, वो मोर एंड मोर प्रॉफिट्स गेन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस। क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, तो जब वो हायर प्राइसेस पे बेचेंगे तो ऑब्वियसली उनको फायदा भी ज्यादा ही मिलेगा, उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, एज द राइज इन प्राइसेस इज मोर यूजुअली हायर देन द इंक्रीज इन कॉस्ट्स, प्रोड्यूसर्स कैन अर्न मोर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। अब यहां पर एक बात है कि अगर कभी कभी प्रोड्यूसर्स को नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम देखें जो इनपुट्स ये यूज करते हैं, अगर उनके प्राइस में ज्यादा इंक्रीज हुई देन द प्राइस इन दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच दे सेल, तो उस हालत में, उस कंडीशन में इनका नुकसान होगा। आई वुड लाइक टू रिपीट, जो ये गुड्स एंड जो ये इनपुट्स यूज करते हैं, रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं, अगर उनका प्राइस ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, और वो गुड्स एंड सर्विसेज जो ये सेल करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी बनिस्बत उनसे ज्यादा उनका प्राइस कम इंक्रीज हुआ और रॉ मटेरियल्स का प्राइस ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो इस हालत में, इस कंडीशन में प्रोड्यूसर का नुकसान हो। लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब पहले रॉ मटेरियल्स लाते हैं तो अगर उनका प्राइस राइज हुआ है तो प्रोड्यूसर जो है वो ऑटोमेटिकली जो वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो उनका प्राइस जो है वो इंक्रीज करते हैं, वो उससे भी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। तो यूजुअली अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रोड्यूसर्स को मतलब नुकसान होता है या फ़ायदा होता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, तो यूजुअली हम कहेंगे कि इनका फ़ायदा ही होता है, बिकॉज दे आर पॉजिटिवली अफेक्टेड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड दे गेन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, दे आर द गेनर्स। ठीक है, बट what about workers, what about laborers and workers during inflation? They lose. Why do they lose? Because they find a fall in their real wages.
as their money wages do not usually rise proportionately with the increase in prices. क्या होता है, जब इंक्रीज इन प्राइसेस होता है मार्केट में, जब इन्फ्लेशन होती है मार्केट में, तो इन वर्कर्स की जो वेजेस होती है वो उस प्रपोर्शन के लिहाज से इंक्रीज नहीं होती, इन प्रपोर्शन टू द राइज इन मार्केट प्राइस, यानी इनकी वेजेस जो होती है वो उतना राइज नहीं होती जितना कि मार्केट में प्राइस राइज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो रियल वेजेस हैं इनके वो फॉल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वर्कर्स हैं उनका नुकसान होता है। तो जो मार्केट प्राइस है वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ, लेकिन इनके वेजेस जो है ये फिक्स्ड ही रहे या थोड़ा सा इंक्रीज भी हुआ, लेकिन उतना इंक्रीज नहीं हुआ जितना मार्केट में प्राइस इंक्रीज हुआ। तो इस लिहाज से हम अगर देखें तो वर्कर्स का नुकसान होता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ये हम बात कर रहे हैं एक इंडिविजुअल वर्कर की। ठीक है, लेकिन एज ए यूनियन, एज ए क्लास, जब हम बात कर रहे हैं वर्कर यूनियन की, वर्कर क्लास की, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन उनका फायदा होता है एज ए ग्रुप। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं, क्योंकि अगर मॉडरेट रेट की इन्फ्लेशन हो तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, उससे ग्रोथ भी होती है इकोनॉमी की, और वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए यूनियन के लिहाज से, क्लास के लिहाज से, तो ये गेन करते हैं। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली वर्कर्स की बात करें, एक वर्कर की बात करें, तो उसका नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स की अगर यूजुअली बात करें तो वो गेन करते हैं, वर्कर्स की अगर यूजुअली बात करें तो वो लूज करते हैं। अब और एक ग्रुप है यहाँ पे जो होते हैं हमारी इकोनॉमी में फिक्स्ड इनकम अर्नर्स। ठीक है, फिक्स्ड इनकम अर्नर्स, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड इनकम अर्नर्स में आते हैं सैलरीड पीपल, जिनको मंथली एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है, या रेंट अर्नर्स, जिनके लैंड पर या कोई बिल्डिंग होगी उनकी तो उस पर रेंट मिलता है, उनको फिक्स्ड रेंट होता है, लैंड लॉर्ड्स होते हैं, पेंशनर्स होते हैं। तो ये ग्रुप्स जो है इनकी एक फिक्स्ड इनकम होती है, जिसमें ना ज़्यादा डिक्रीज होती है ना इंक्रीज होती है। अगर इंक्रीज भी होगी तो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती, तो वो भी नेग्लिजिबल होती है वो इंक्रीज। तो इस लिहाज से ये फिक्स्ड इनकम अर्नर्स होते हैं। तो ये फिक्स्ड इनकम अर्नर्स जो होते हैं इनका ये कॉमन सेंस है कि इनका नुकसान ही हो जाएगा, दे विल सफर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, क्यों? इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि जो इनकी अर्निंग्स होती है, जो इनकी फिक्स्ड इनकम होती है, उसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज होता है, वो रिड्यूस होता है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था, बहुत बार हमने पढ़ा कि इन्फ्लेशन की वजह से मनी का वैल्यू डिक्रीज होता है। ठीक है, अब जब इनके पास पैसा ज़्यादा आया नहीं, इनके पास वही फिक्स्ड इनकम है, लेकिन यहाँ से इन्फ्लेशन हुई, तो इन्फ्लेशन की वजह से इनकी जो फिक्स्ड इनकम है, जो इनका मनी है, उसका वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा, और इस तरीके से इनका नुकसान हो जाएगा फिक्स्ड इनकम अर्नर्स का। तो यूजुअली हम कहते हैं कि फिक्स्ड इनकम अर्नर्स जो है, जिनकी एक फिक्स्ड इनकम होती है, वो इन्फ्लेशन के दौरान लूज करते हैं, दे सफर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इसके बाद और एक ग्रुप होता है हमारे पास ट्रेडर्स, बिजनेसमैन एंड ब्लैक मार्केटर्स। तो ये जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ब्लैक मार्केटिंग जो करते हैं, वो लोग, इनका यूजुअली गेन होता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडर्स जो है वो मोर प्रॉफिट्स कमा सकते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि ट्रेडर्स जो है वो सेल करते हैं चीज़ें, तो जब प्राइस गुड्स एंड सर्विस का राइज होगा तो यूजुअली उनको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो बिजनेसमैन भी इसी तरह से, ब्लैक मार्केटर्स, इन सब का फ़ायदा होता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है इन पर इन्फ्लेशन का। अब अगर फार्मर्स की बात करें तो फार्मर्स भी यूजुअली गेन ही करते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, बिकॉज हमने अगर कोर इन्फ्लेशन का कंसेप्ट जब हमने पढ़ा था तो उस टाइम हमने पढ़ा था कि वो चीज़ें जिनका प्राइस वोलेटाइल रहता है, जिनका प्राइस अक्सर चेंज होता है, तो वो चीज़ें कोर इन्फ्लेशन में इंक्लूड नहीं होती। तो वहाँ पर हमने बोला था कि फूड ग्रेन्स जो है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो दे आर यूजुअली सब्जेक्ट टू चेंज इन प्राइसेस, उनका यूजुअली चेंज प्राइस होता है। ठीक है, तो फार्मर्स जो है ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के साथ, फूड ग्रेन्स के साथ डील करते हैं, तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इनका प्राइस भी राइज हो जाता है। तो इन फार्म प्रोडक्ट्स का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का जो है इन्फ्लेशन के दौरान वो प्राइस राइज हो जाता है। तो इस तरीके से फार्मर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, तो फार्मर्स भी गेन करते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन का क्या असर पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्शन पर। ठीक है, इस प्रोडक्शन पर इन्फ्लेशन का क्या असर पड़ता है। तो जब हम राइजिंग
प्राइसेस विटनेस करते हैं एक इकोनॉमी में, जब हम इन्फ्लेशन विटनेस करते हैं, जब हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन हो रही है हमारी इकोनॉमी में, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, जब इन्फ्लेशन होती है, प्राइस राइज होता है, तो उसका एक ही रेस्पॉन्स मिल सकता है, उसका रेस्पॉन्स हो सकता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन लेवल। ठीक है, चाहे वो कंजम्पशन गुड्स हो या कैपिटल गुड्स हो। कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं अपने यूज़ के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कपड़े लाते हैं, हम खाने पीने की चीज़ें लाते हैं, तो ये कंजम्पशन गुड्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं अपने लिए। और कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो फर्दर इनकम जनरेट करने के लिए हम लाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मशीनरी है, हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल गाड़ी है, हमारे जो पैसेंजर गाड़ी होती है वो हमारे पास है, तो ये चीज़ें जो है कैपिटल गुड्स हैं, बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर फर्दर इनकम जनरेशन, सो दीज आर कैपिटल गुड्स। एंड कंजम्पशन गुड्स आर दोज विच आर यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, तो कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों की ही जो प्रोडक्शन होती है वो इंक्रीज होती है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पहले ही हमने पढ़ा कि प्रोड्यूसर जो है वो मोर एंड मोर प्रॉफिट्स कमाते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, तो इसलिए ये कोशिश करेंगे कि दे ट्राई टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर बाय यूटिलाइजिंग ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, जो भी इनके पास रिसोर्सेज होंगे ये कोशिश करेंगे कि ये हम सारी रिसोर्सेज जो है ये फुली एम्प्लॉय करें, हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। ठीक है, तो उस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, ये शॉर्ट रन में होता है ये चीज़। ठीक है, जब ये प्रोड्यूसर्स जो हैं ये शॉर्ट रन में फुली एम्प्लॉय करते हैं अपनी रिसोर्सेज को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, जब ये स्टेज ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट पहुंचता है, जब ये सारे रिसोर्सेज अपने फुली एम्प्लॉय करते हैं, सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द स्टेज ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट द प्रोडक्शन कैन नॉट इंक्रीज एज ऑल द रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। तो सीधी सी बात है, देखिए हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक ज़मीन का टुकड़ा है। ठीक है, जब हम ज़मीन के टुकड़े पर जब हम एक लेबर लगाते हैं तो कुछ प्रोडक्शन निकलती है, जब 2 लगाते हैं तो ज़्यादा ही निकलती है, जब 3 लगाते हैं तो उससे ज़्यादा निकलती है। लेकिन कोई स्टेज ऐसा आएगा कि जब ये इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, फिर अगर हम मतलब 10 के बदले 15 भी लगाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो वहाँ से हमें नेगेटिव रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, तो यही मसला यहाँ पे भी होता है। जब ये प्रोड्यूसर अपने सारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉय करता है तो एक लेवल ऐसी पहुँचती है कि फुल लेवल की जो प्रोडक्शन होती है फुल एम्प्लॉयमेंट पे वो हासिल होती है इसको। उसके बाद इसको कोई भी फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो सकती अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज या लेबर्स यूज़ भी करे, तब भी इस प्रोडक्शन लेवल में इंक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि एक अपनी कैपेसिटी होती है जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे फुलफिल होती है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये शॉर्ट रन में होता है गेन इन प्रोड्यूसर्स को। लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो लॉन्ग रन में ये ज़्यादा गेन नहीं कर पाते। मोर ओवर द प्रोड्यूसर्स एंड द फार्मर्स वुड इंक्रीज देयर स्टॉक इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए फर्दर राइज इन प्राइस। तो उल्टा क्या होता है, जब हम लॉन्ग रन में देखते हैं तो प्रोड्यूसर जो है ये स्टॉक करके रखेंगे अपने गुड्स को। क्यों? फार्मर्स भी जो है इनमें, प्रोड्यूसर्स भी जो है इनमें, तो ये स्टॉक करके रखेंगे क्योंकि ये एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्यूचर में और भी प्राइस राइज होगा। ठीक है, और भी प्राइस राइज होगा, तो इसलिए ये गुड्स एंड सर्विसेज जो है ये स्टॉक करके रखेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, होर्डिंग। तो इस वजह से होर्डिंग हो जाती है। फिर होर्डिंग का मतलब है कि जो सप्लाई होती है मार्केट में, सप्लाई जितनी ज़रूरत होती है तो ये इतनी सप्लाई नहीं करते, ये स्टॉक करके रखते हैं चीज़ों को। तो इस तरीके से होर्डिंग भी एनकरेज होती है, कॉर्नरिंग ऑफ कमोडिटीज़ एनकरेज हो जाती है, तो ये भी फिर इकोनॉमी का नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो हमने शॉर्ट में देखा कि शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन पे असर पड़ता है वो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, प्रोड्यूसर जो है वो गेन करते हैं, लेकिन जो लॉन्ग रन में फिर इसका नुकसान ही हो जाता है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या असर पड़ता है इन्फ्लेशन का, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने पहले भी कहा कि जब हमने मॉडरेट इन्फ्लेशन पढ़ा था, मॉडरेट इन्फ्लेशन जो है ये ऑलवेज एक एनकरेजिंग फैक्टर होता है। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल इन्फ्लेशन होती है। ये मॉडरेट इन्फ्लेशन जो है, दिस लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल इन द इकोनॉमी एंड इट इज प्रेजवर्दी, क्योंकि इस मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन से इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो जाती है।
ठीक है। तो अगर एक इकोनॉमी में माइल्ड इन्फ्लेशन होगी, यानी मॉडरेट, जिसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन, तो जब ये इन्फ्लेशन होती है इकोनॉमी में तो इससे प्रमोट होती है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो माइल्ड लेवल ऑफ इन्फ्लेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए अ माइल्ड लेवल ऑफ इन्फ्लेशन विल लीड टू, ठीक है, माइल्ड लेवल ऑफ इन्फ्लेशन मतलब इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन और ऑल ऑफ दीज, तो आप सीधे इसका आंसर दोगे इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि माइल्ड लेवल ऑफ इन्फ्लेशन जो है होती है मॉडरेट इन्फ्लेशन, तो इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ ही होती है। ये ऑलवेज एनकरेज करने के लायक ये वाली इन्फ्लेशन होती है, ठीक है। लेकिन जो रन अवे इन्फ्लेशन होती है, जिसका हमने नाम बोला था हॉपिंग इन्फ्लेशन और रनिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन, तो ये हाइपर इन्फ्लेशन या रन अवे इन्फ्लेशन जो होती है ये आउट ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन होती है और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर हो जाती है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ में ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा होती हैं, क्योंकि इस रन अवे इन्फ्लेशन की वजह से जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। जहां पर 1 करोड़ पे कोई प्रोजेक्ट तैयार हो सकता था, वहां पर 10 करोड़ लगेंगे, ठीक है। तो ये एक कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो इंक्रीज होगा, वो राइज होगा, तो इस वजह से ये रन अवे इन्फ्लेशन जो है ये नुकसानदेह होती है इकोनॉमी के लिए। तो शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन है इसकी वजह से पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ जो होती है कंट्री में जिस तरीके से इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है उसमें एक बिल्कुल शिफ्ट आ जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। और इस इन्फ्लेशन से रिचर मोर रिचर बन जाते हैं और पुअरर मोर पुअरर बन जाते हैं। लेकिन ये हम मॉडरेट इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहे, ये हम कर रहे हैं मतलब मॉडरेट से ऊपर लेवल की। अगर फॉर एग्जांपल हाइपर इन्फ्लेशन होगी तो उस वजह से फिर ये चीज़ें, या गैलपिंग इन्फ्लेशन होगी तो उस वजह से ये रिच मोर रिचर बन जाते हैं, पुअर मोर पुअरर बन जाते हैं, ठीक है। दस ड्यूरिंग इन्फ्लेशन देयर इज मोर एंड मोर इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। तो इन्फ्लेशन की वजह से, हायर इन्फ्लेशन की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में इनइक्वालिटीज पैदा होती हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लेक्चर। आपने देखा कि किस तरीके से इन्फ्लेशन जो है फ़ायदेमंद भी है इकोनॉमी के लिए, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी पड़ते हैं। डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर डिफरेंटली अफेक्टेड बाय दिस इकोनॉमी। सम पीपल आर पॉजिटिवली अफेक्टेड एंड सम आर नेगेटिवली अफेक्टेड। कुछ लोगों पर पॉजिटिव असर पड़ता है तो कुछ पर नेगेटिव असर पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 2 चीज़ें हम कंक्लूजन में याद रखेंगे कि जो एक मॉडरेट लेवल की इन्फ्लेशन होती है वो हमेशा इकोनॉमी में एक्सेप्टेबल होती है, वो प्रेजवर्दी लेवल ऑफ इन्फ्लेशन होती है, वो हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ में मदद करती है। लेकिन जो मॉडरेट लेवल से ऊपर की इन्फ्लेशन है, गैलपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, तो वो इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा इकोनॉमी के लिए डेट्रीमेंटल होती है, वो हार्मफुल होती है। उसकी वजह से फिर इकोनॉमी में बहुत बड़े नुकसानात देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम इन्फ्लेशन को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। आई होप कि अभी तक जो भी इन्फ्लेशन के बारे में हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, बेसिक कंसेप्ट्स रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन एंड नाउ इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, आई होप कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। आप लोगों को पूरी समझ में आया होगा, आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा। तो इंशाल्लाह कल हम अगला लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम हमने जितने भी लेक्चर्स किए हैं, जितने भी टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं, उनके MCQs हम कल के लेक्चर में आप लोगों के सामने लाएंगे। तो लास्ट में फिर से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ हमारे वीडियो डाउनलोड ना करें, आप सीधे YouTube पे जाके देखें ताकि आपका भी नुकसान ना हो, हमारा भी नुकसान ना हो। और जो फ्रेंड्स हमारे नए आए हैं इस चैनल पे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि फ्यूचर में जो भी हम वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।